दोस्तों नमस्कार। इस समय हम स्टैचू ऑफ यूनिटी जो राजपीपला के पास पड़ता है वहाँ पे खड़े हैं और आपकी जानकारी के लिए बताएं कि ये जो जगह आपको दिखाई पड़ रही है टिकट सेंटर है, जहाँ पे टिकट उपलब्ध होता है। दो तरह से टिकट मिलता है, एक ऑनलाइन एक ऑफलाइन। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो SOU.com पे चेक करके आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं टिकट। और अगर आपको ऑफलाइन लेना हो तो जो जगह मैंने दिखाई है वही जगह है, जो प्रांगण है। यहाँ पे हर तरह की गाड़ियाँ आती हैं जो पार्क की जाती हैं और यहाँ से ही स्टैचू ऑफ यूनिटी के लिए स्पेशल बसों की व्यवस्थाएं दी गई है। साथ ही साथ ये जो पिंक ऑटो आप देख रहे हैं वो पिंक ऑटो की व्यवस्था की गई है। पिंक ऑटो ये जो दिया गया है वो यहाँ की महिलाओं को सभी देखिए लोकल महिलाएं हैं, इनको बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए और इनको खुद को एक वुमेन एम्पावरमेंट की बात को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने अपने तरफ से किया। इनके कुछ रेंट है जो रेंट लिए जाते हैं इन लोगों से और उसके बाद ये गाड़ियों की पार्किंग की जाती है। बाकी यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारा सहायता केंद्र है जिनसे आप निश्चित तौर पे अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं और वो बातें कर सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि ये ऑटो जो चल रहा है और जो ऑटो हो रहा है उसके बारे में कुछ बात। मैडम हिंदी पता है आपको? हाँ। बात कर सकना। मुझे बताइए कि ये जो पिंक ऑटो है वो गवर्नमेंट की तरफ से है कि आपने नहीं, स्वयं खरीद? कंपनी का है। ये कंपनी का हाँ, है। तो हम क्या लोग इस रेंट से चलाते रेंट से देते हैं कि लगभग कितना रेंट देती हैं? 900 रुपये दिन का। 900 रुपये दिन का, यानी गवर्नमेंट ने कंपनी किसी को ऑथराइज किया है हाँ। और कंपनी को आप लोग रेंट दे करके बाकी जो बचता है वो आप लोग हाँ, कमाती है। यानी वुमेन एम्पावरमेंट को ध्यान में रखिए, सिर्फ महिलाएं ही चला सकती हैं? हाँ, सब महिलाएं सिर्फ महिलाओं के लिए, जो भी महिलाएं यहाँ लोकल की महिलाएं। हाँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये क्या नाम है आपका? मनीषा। मनीषा मैम थी ये जो ये पिंक ऑटो लेकर के इस तरह की व्यवस्थाओं को देख रही हैं। बाकी ये पूरा जो एरिया है जो नज़ारा है ये आपको दिखाई पड़ रहा है। अभी हम स्टार्टिंग पॉइंट पे हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी के और स्टैचू ऑफ यूनिटी के स्टार्टिंग पॉइंट से होते हुए ये जगह पे लेकर के चल रहे हैं। आगे अन्यत्र और विभिन्न जगहों पे आपको लेकर के चलेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। जय श्री राम, जय सरदार, जय जय गरवी गुजरात। दोस्तों ये जो मैंने बात किया था स्टैचू ऑफ यूनिटी के तरफ से जो बस चलाई जाती है और प्रशासन की तरफ से जो भी बसें चलाई जाती हैं वो सभी AC बसें होती हैं और इसी बस में हम यहाँ पे अभी बैठे हैं। सामने से आपको दिख रहा है ये पूरी बस बिना पैसे के चलती है जो स्टैचू ऑफ यूनिटी से अगल बगल के हर जगहों पे लेकर के जाती है। ये जो नदी आपको दिख रही है इसी नदी के आगे ले जाकर के बांध वगैरह बनाए गए स्टैचू ऑफ यूनिटी का। आगे चलेंगे फिर आगे मिलते हैं। तब तक के लिए एक बार फिर से जय जय गरवी गुजरात। ये स्टैचू ऑफ यूनिटी के लिए अभी हम रास्ते में ही जा रहे हैं। ये रास्ते की सब सारी झलक आपको दिखाई पड़ रही है। सभी अन्यत्र जगह पे जो भी डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन से हो जाएगा। और देखिए हमारे सरदार जी जिनके वजह से देश आज एक ऊंचाइयों पे पहुंचा है और जिनके वजह से हम एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करते हैं, वो सरदार जी हमारे इस कैमरे में अभी दिखाई पड़ रहे हैं। और काफ़ी बड़ी प्रतिमा बनाई गई है भारत की। आप सभी को पता है कि ग्लोबल लेवल पे आज इस प्रतिमा के बारे में लोग बात करते हैं और आज ग्लोबल लेवल पे इसका अपना एक अलग महत्व है। और लगभग लगभग हम उस जगह पे पहुंचते हुए भारत के भी विभिन्न तरह की जो योजनाएं हैं उनके बारे में भी प्रकाशित किया गया है। जो रोड पे लाइटें सजाई गई हैं सब रात में आकर्षण का केंद्र होते हैं। रात में लाइट एवं लेजर शो भी कराया जाता है यहाँ पे। अभी एकदम हम लगभग लगभग बहुत पास और नज़दीक पहुंच गए हैं सरदार जी के। और देख लीजिए ये जो मूर्ति है ये दर्शा रही है कि हाँ भारत का गौरव अमर रहे, हम दिन चार रहे ना रहे, यानी भारत का जो गौरव था वो कितना ऊंचा था और उसी तरह की ऊंचाई पे हमारे सरदार जी विराजमान हैं। की वजह से आज हम एक और श्रेष्ठ भारत की बात करते हैं। नहीं तो आज भारत भी टुकड़े में बटा होता और विभाजित होकर भारत का खंडन हो गया होता। हमें अगर हम कश्मीर जाते तो भी हमें वीज़ा और पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ती, अगर हम पंजाब जाते तो भी हमें वीज़ा और पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ती, अगर हम हैदराबाद जाते तो भी हमें वीज़ा और पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ती। लेकिन आज इनकी वजह से हमें इस वीज़ा और पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं
पड़ती है और हम एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करते हैं। और इस जगह पे हम यहाँ पहुँच चुके हैं। देखिए विभिन्न देशों के झंडे इस बात का प्रतीक है कि ये वाकई में ग्लोबल लेवल पे किस तरह से इस चीज़ का विस्तार किया गया है और लोग ज़्यादा से ज़्यादा अन्य देशों से आ रहे हैं और इस जगह को देख रहे हैं, यहाँ का दर्शन कर रहे हैं। ये सभी जो जगह है, जो नज़ारे हैं, ये पता चल रही है कि किस तरह से ये प्रकृति के खुद में प्रकृति के अनुपम सौंदर्य में बनाया गया स्टैचू ऑफ यूनिटी में हम पहुंच चुके हैं। आगे हम वापस आपको लेकर के चलेंगे और अंदर फिर अन्यत्र नज़ारे दिखाएंगे जिससे आपको पता चलेगा कि स्टैचू ऑफ यूनिटी की और क्या क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या क्या अच्छी चीज़ें हैं जिसके बारे में आपको पता चलेगा। ये देखिए टेंट के माध्यम से किस तरह से इसका अनावरण किया गया है, किस तरह से इसे सजाया गया है। यहाँ पे वापस ये बस का स्टैंड है जहाँ पे अभी ये हमारी बस पार्क की जाएगी और फिर यहाँ से हम अंदर स्टैचू ऑफ यूनिटी के लिए अंदर प्रवेश करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं, थैंक यू। ये एक गैलरी का दृश्य है जब हम इंटर करते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी के अंदर। तो मैंने आपको इसके पहले ऊपर की जगह दिखाई थी, ये जो जगह है ये नीचे की जगह है और इसको व्यूइंग आर्ट गैलरी बोलते हैं। यहाँ पे जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के किए गए कारनामे हैं, उनके द्वारा किए गए सारी बातें हैं। और ये प्रतिमा उनकी, ये उनकी एक दूसरी प्रतिमा, मलंगी प्रतिमा का एक बोल सकते हैं कि जो उन्होंने काम किया है, जो उनका सिस्टम है, वो सारे चीज़ों को यहाँ पे प्रभावी रूप से दिखाया गया है। और एक दशक का समय लगा था लेकिन इसे सिर्फ 45 महीने में बनाया गया, ऐसा यहाँ पे बार बार इस तरीके की बातें भी बोली जा रही हैं। उसके बाद में देखिए रन फॉर यूनिटी के माध्यम से अभी लोग इस दिन को याद करते हैं। आज स्टैचू ऑफ यूनिटी जैसा नाम पड़ा है वैसा ही यूनिटी डे 31 अक्टूबर को मनाया जाने लगा है। ये सारा कुछ जो हम आपको दिखाई पड़ रहे हैं ये सब यहाँ के अंदर का दृश्य है। यहाँ से लेके वहाँ तक का ये जो पूरा दृश्य आपको दिखाई पड़ रहा है ये सभी यहाँ के अंदर का दृश्य है, जो चरितार्थ करता है कि इसे वाकई में कितने मन से बनाया गया है। समय भले ही सिर्फ 45 महीने ले गया, बाकी ये सभी सरदार पटेल जी की ओरिजिनल तस्वीरें जो उस समय के काल की हैं जब सरदार पटेल जी थे। और देखिए माटी के लाल सन ऑफ द सोइल, धरती पुत्र इनका नाम दिया गया था। ये उनकी ओरिजिनल साइन, ये उनका बचपन का फोटो। और ये जब लंदन से लौट करके वकालत उन्होंने की थी उसके बाद की कुछ उनके द्वारा बनाई गई जो गैलरी थी, उस गैलरी के दृश्य। ये दो भाई थे लंदन के दिन, जब सरदार वल्लभ भाई पटेल लंदन में रहा करते थे, उस समय के दिन की बातें हैं। और ये सारा कुछ जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये सब उनके जीवन काल का दृश्य है। सामाजिक अभियानों के समर्थक रहे हैं, इसके कुछ दृश्य जो गुरु ये महात्मा गांधी जी को मानते थे, हमेशा साथ में लेकर के चलते थे। उसके बाद में सत्याग्रह जब हुआ था तो उन्होंने ही कराया था। बोरसद सत्याग्रह में कराया था जब 1923 में प्रतिबंधित डाकू बाबर देवा और अली मियां बोरसद के किसानों को आतंकित कर रहे थे, तो उनके गिरोह को लूटपाट और कत्ल करते, जबकि पुलिस हेडिया बैरों की मांग करते, क्योंकि गरीब किसानों की रक्षा के लिए लिया जाने वाला एक अन्यायपूर्ण कर था। वल्लभ भाई पटेल ने इसकी पड़ताल की और उन्हें पुलिस और डाकुओं के बीच एक भ्रष्ट मिलीभगत का पता चला। उन्होंने किसानों को शांतिपूर्वक ढंग से कर चुकाने से इनकार करने को कहा। साथ ही उन्होंने सरकारी अधिकारियों को तथ्य पेश किए। पुलिस द्वारा किसानों की संपत्तियां जब्त कर ली गई लेकिन सत्याग्रह सफल हो गया। अंग्रेजों को डाकुओं को गिरफ्तार करने और लगन को रद्द करने के लिए राजी किया गया। उन्होंने कहा क्रांति में हिंसा का कोई स्थान नहीं है, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने कहा है। और ये सारा का सारा जो भी नज़ारा है ये उनके जीवन काल से जुड़ा हुआ। मैं पुनः आपको दिखा रहा हूँ ये सब कुछ। आपको जेल में बिताए गए जो कुछ दिन थे उसकी कुछ यादें इसके माध्यम से। ऐसी यहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े ऑडिटोरियम भी हैं, जो थिएटर्स भी हैं, जो जिसके माध्यम से लोग देखते हैं, समझते हैं, चीज़ों को लेकर के चलते हैं। और भारतीय स्वतंत्रता का जो विभाजन था उसके बाद की भी ये स्थितियाँ कुछ दर्शाई गई हैं कि जब पंजाब के विभाजन के बाद जब शरणार्थियों की यात्रा का दृश्य है, उसके बाद में एक शरणार्थी कैंप का ये ओरिजिनल दृश्य है, विस्थापन के दौरान एक वृद्ध व्यक्ति को संभाले हुए कुछ लोगों का दृश्य है। और आप सोच करके देखिए कि ये भारत का नक्शा है और अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ना होते तो ये नक्शा ऐसे खंड खंड हुआ होता और आज जो राज्य हम अलग अलग कर रहे हैं ना, वो सारा राज्य अलग होता। और ये पहले का जो हमारा देश था उसकी ये कुछ तस्वीरें हैं जिसमें आप साफ साफ देखेंगे कि ये सब कुछ हमारा भारत का नक्शे में आ जाता। अब ये भारत माता थोड़ी कट चुकी है, आपको दिख रहा होगा, लेकिन
जितना भी जो कुछ बचा है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की देन थी। नए राष्ट्र की चुनौतियाँ जब भारत बना था तो प्रशासनिक ढांचे को मजबूत कैसे करें, संवैधानिक को कैसे मजबूत करें, सांप्रदायिक सौहार्द बनाए, भारत को एकीकृत कैसे करें, ये सारी बहुत सारी चुनौतियाँ। और उस समय उन्होंने गृह मंत्री के रूप में आकर के इस समूचे देश की कायाकल्प को पलटा और उसका एकीकरण किया। ये जो भारत के सभी राजा थे उस सभी का एकीकरण किया गया है। उसके ये दृश्य हैं, ये सभी राजा थे जिनके ओरिजिनल दृश्य आपको दिखाई पड़ रहे हैं और इन सभी का एकीकरण करके सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने एकता अनेकता में एकता की बात की। सामूहिक कार्य, जयपुर की महारानी जब सामूहिक कार्य करने की बात आती है तो जयपुर की महारानी गायत्री देवी, प्रिंस महाबली और ऐसे कितने सारे राजाओं के साथ में मिल करके उन्होंने सामूहिक कार्यों को सर्वजन किए। यह उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा किए गए कार्यों की झलक जो उस समय के मीडिया के लोगों ने प्रकाशित की थी। साथ ही साथ ये उनके द्वारा किए गए कार्य, यहाँ पे शपथ लेने के लिए बताया जाता है कि अगर उनके पद चिन्हों पर चलना है तो हमको शपथ लेना है। ऐसी बातें यहाँ पे लोग एक्सेप्ट करते हैं। एक बार मैं भी यहाँ आकर के पहले ही शपथ ले चुका हूँ। जो कल्याणकारी तरीके थे काम करने के लिए उसके कुछ झलकियाँ दिखाई गई हैं यहाँ पे। और ये पूरा का पूरा दृश्य ये दर्शाता है कि वाकई में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हमारे देश के लिए एक ऐसी धरोहर थे जिनके वजह से आज हमारा देश एक अलग दिशा में जा रहा है, एक अलग दिशा में कार्य कर रहा है। अगर उन्होंने इस तरह की नींव ना रखी होती तो मैं फिर से वही कहूँगा कि पंजाब, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंगा की जो हम बात करते हैं ना, ये सभी अलग अलग होते और हम एक साथ फिर शायद ही इस तरीके के राष्ट्रगान को भी अपने मुंह से गा पाते। लेकिन आज गर्व होता। और जो मैंने बताया था कि थिएटर, वो थिएटर है, इसका ये दृश्य है, ये सारा कुछ आपको ये दर्शा रहा है कि क्या स्थिति परिस्थिति है। इसके बाद आगे मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों ये हम सरदार पटेल जी के इस प्रतिमा के अंदर सीने तक के ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं और यहाँ ये प्रतिमा के अंदर का दृश्य है। जो भी लोग आपको दिखाई पड़ रहे हैं, इनफैक्ट इंक्लूडिंग मी और मेरी बेटिया और परिवार के सभी सदस्य, ये सभी लोग आपको जो भी दिखाई पड़ रहे हैं, ये सभी जो प्रतिमा है उस प्रतिमा के अंदर है। और आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि ये जो प्रतिमा है ये आज पूरे दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा का रिकॉर्ड इसके नाम पे ही है और ये ग्लोबल अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये सामने यही जो डैम की हम बात कर रहे थे, देखिए ये इस तरफ का ही तरफ चेहरा है हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का और ये सामने डैम है, यानी इनका चेहरा अभी और ऊपर ही है, हम लोग सीने वाले पार्ट के थोड़ा नीचे ही हैं। और ये छोटे छोटे जो आपको दिखाई पड़ रहे हैं, देखिए सब बसेस और नीचे जो मैंने आपको दिखाया था वो जगह है, यानी ऊपर से इसका दृश्य और भी ज़्यादा सुंदर और बेहतर दिखता है। और ये उनकी जो सोच थी कि मुझे डैम के माध्यम से यहाँ के लोगों तक पानी पहुँचाना है और वो लोगों को पानी की समस्या ना आए, उसको पूरा किया गया था। और सिर्फ 45 महीने के ही अंदर इस पूरे के पूरे प्रतिमा को बनाया गया और विश्व की सबसे बड़ी लंबी ऊंची प्रतिमा का निर्माण करके श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को हम लोगों ने एक याद किया। उनका मान सम्मान को हमेशा के लिए सरकार ने एक लेवल पे गौरवान्वित किया है और ये हमारे लिए बड़े गर्व का विषय है कि एक ऐसे व्यक्ति, जय सरदार जय पाटीदार का नारा लगाने वाले एक ऐसे व्यक्ति जो हमेशा चीज़ों को आगे लेकर के जाते थे और हमेशा देश को आगे ले जाने की बात करते थे। यहाँ की नदियों को देख करके भी आपको लगेगा कि किस तरह का व्यू है। बाकी सारा व्यू तो हमने आपको ऑलरेडी दिखाया ही हो। ये एंट्री की तरफ का गेट है